हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। और मैट्रिक्स के यूजेस क्या हैं, और देन हमने क्या फिर देखा उसके टाइप्स क्या होते हैं। हमने कई प्रकार के मैट्रिक्स को देखा। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो लेक्चर है ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो भी हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ खास करके ये AKT यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए ये उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा लेक्चर बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या होता है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है हम वो समझेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स को देखा और उसमें जो भी रो और कॉलम्स के बारे में हम लोग ने जाना कि जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं अगर हॉरिजॉन्टली अगर अरेंज्ड हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और वर्टिकली अगर अरेंज्ड हो तो उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया रो और ये आपका हो गया कॉलम्स, ULUMNS। चलिए, तो आज हम देखेंगे कि उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है रो और कॉलम्स में। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि एलिमेंट्री क्लास 12 में आपने पढ़ रखा होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। फिर भी चलिए आज हम रिवीजन के लिए इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस किस तरह से होता है किसी भी मैट्रिक्स में, और उसमें हम कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि हम किसी भी रो या कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। ठीक है। वो नॉन जीरो नंबर यहाँ पे स्केलर मैंने यहाँ पे स्केलर के लिया है। अब ये स्केलर जो है आपको कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अगर किसी भी रो को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो पूरा उसका जो भी एलिमेंट है वो सभी जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हम नॉन जीरो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नॉन जीरो वो कोई भी स्केलर हो सकता है। ठीक है। वो के यहाँ पे मैंने के को लिया है, तो के यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। तो अब तीसरा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने इतना बड़ा जो लाइन लिखा है इसको हम आसानी से समझेंगे, फिर भी जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन टू 1 रोज और कॉलम, मतलब कि एडिशन किसी एक या कॉलम्स में ऑफ अनदर रो और कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दो रो या कॉलम्स को एक रो कॉलम्स को दूसरे रो कॉलम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर से। देखिए आगे हम समझेंगे ये कैसे होता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोगों ने 12th में ये सभी पढ़ रखा है। अब आगे देखते हैं कैसे इसको हम लोग आसानी भाषा में कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नोटेशन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्री रो कॉलम्स ऑपरेशंस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसको नोटेशन इसका क्या होता है। अगर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो उसमें हम उसको कैसे उसका नोटेशन कैसे लिखें, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई अगर रो है या कॉलम्स है, अगर उसको हम एक दूसरे को इंटरचेंज करना है
तो हम उसको क्या करेंगे, जिससे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रोल नंबर 1 को रोल नंबर 3 से इंटरचेंज करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई और जे जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब स्केलर है जो कि मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि किसी भी रो या कॉलम्स को रो या कॉलम्स में अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसमें जो वो भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का ही रोल निभाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगला देखिए, अगर तीसरा हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी रो या कॉलम्स में किसी एक रो को दूसरे रो के साथ अगर ऐड करना है, ठीक है, और उसमें उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो फिर उस रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी उसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्केलर क्या है, यहाँ पे ये के जो है वो एक इंटीजर है जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे रो के बारे में डिफाइन किया है, लेकिन आप कॉलम्स को भी उसी तरह से जिस तरह से रो के बारे में हमने जाना, उसी तरह से कॉलम के बारे में भी सेम चीज़ है। ठीक है, बस रो की जगह पे कॉलम्स हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए, तो आप उसी तरह से मान लीजिए आप जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं उससे कुछ मैट्रिक्स में चेंजेज आएंगे, ऑब्वियस सी बात है चेंजेज आएंगे। तो जो चेंजेज मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो या कॉलम्स में लगाए, उसके बाद जो न्यू हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ये मान लीजिए ए डैश हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहाँ पे वही देखिए लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स दैट आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द यूजिंग एनी सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब किसी भी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में अगर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, चाहे जैसे हमने इसके ऊपर हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, अगर उस तीनों में से कोई अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। और लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स में हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के। द इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का अगर हम उसका इनवर्स निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन on a matrix can be effected by the pre-post multiplication by the corresponding elementary matrix of an appropriate order। तो देखिए ये इतना जो बड़ा लिखा हुआ है इसको हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो इफेक्टेड किसके द्वारा इफेक्टेड होगा, तो उसमें अगर प्री पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाए बाय द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, अगर कोई भी उसमें जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद उसको अगर उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए पहले से, तो वो क्या होगा, उसको इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। अब हम उसको समझेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए और ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी इफ वन मैट्रिक्स ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जब किसी भी ए मैट्रिक्स को उसमें हम कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए और वो जो है एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। सपोज मान लीजिए बी बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इक्विवेलेंट और एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होता है वो कितने भी ऑर्डर की हो सकते हैं और वो जो है यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन
जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि अगर कोई भी यूनिट मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं उसके बाद जो चेंजेज आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम जिस तरह से हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का देखे थे प्रॉपर्टीज, आज हम अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बी इक्वल टू आर एन सी वेयर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड आर एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि ए जो है अगर इसमें कोई भी ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि B इक्वल टू आर ए सी। यहाँ पे आर और सी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए इस टॉपिक को, क्योंकि इससे अक्सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे 5 नंबर या 3.5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स बोल सकते हैं या फिर 3.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने मेथड लिखा है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे, बट जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इतना अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पहले भी 12th में पढ़ रखा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने बस लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए कि फाइंड यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे हम निकालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, उसका हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देयरफॉर ए रिड्यूस टू आई एंड आई रिड्यूस टू ए इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो हमको तब तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा जब तक कि जो यहाँ पे हमने देखा कि ए इक्वल टू आई जो लिखा है हमने, जब तक कि ए जो है वो आई में चेंज ना हो जाए और ये आई जो है वो ए इन्वर्स में जब तक चेंज ना हो तब तक हम लोग इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया गया है कि आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू आई है। यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर ए इक्वल टू आई लिखते हैं तो उसमें हमको क्या करना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाएंगे, कब तक लगाएंगे, जब तक कि ए जो है वो आई में चेंज ना हो जाए और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मैट्रिक्स आएंगे वो ए इनवर्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे 0 है सबसे पहला रो और पहला कॉलम में, तो उस एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इसको इसमें सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमने लगाया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अगला देखिए।
फिर यहाँ पे हमको 0 चाहिए था तो ये 0 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0 चाहिए हमको, चूँकि एलिमेंट्री यूनिट मैट्रिक्स बनाना है इसको, तो यहाँ पे 0 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 को रो नंबर 3 में से 3 टाइम्स रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया है, अगर मैं एक रो के लिए लगा रहा हूँ तो वो उस रो में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी पे लागू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर रो नंबर 3 में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये जो है चेंज होके ये आ गया। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते समय इसको तो 0 कर देते हैं, ठीक है, इसको 1 भी कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको फिर वो यहाँ से शुरू करते हैं। हमें ये नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाता है और हम टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करें ताकि आसानी से जल्दी से हो जाए। तो सबसे पहले इसको मैंने इस कॉलम को हमने सॉल्व किया, मतलब जो भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूँगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे मैं देखूँगा कि यहाँ पे 1 है या नहीं है। अगर 1 नहीं है तो 1 इसको बनाएंगे, अदरवाइज अगर 1 है तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 में क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो इसको हमने लगा दिया और ये जो है फिर से 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है ये 0 हो गया, तो मान लीजिए अब ये भी 0 हो गया, तो अब हम इधर से जाएंगे, इधर फिर इधर, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चूँकि 2 है तो इसको हम चाहें तो आसानी से रो नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 है 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर बात खत्म है। लेकिन यहाँ पे देखिए उससे पहले क्या किया गया है कि रो नंबर 1 को 0 किया गया है। रो नंबर 1 के जो भी रो नंबर 1 के जो कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट है और रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट है उसको 0 किया गया है। तो यहाँ पे वही है रो नंबर 1 और रो नंबर, पहले तो रो नंबर 1, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया गया, फिर रो नंबर 1 में फिर से लगाया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रो नंबर 2 को भी यहाँ पे अब मुझे ये चाहिए 0, तो ये भी 0 हमने कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बचे क्या, ये सिर्फ उसको आसानी से क्या करेंगे, रोल नंबर 3 को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा रोल नंबर 3। तो जो हमने सीक्वेंस बताया, जो मैंने अभी सीक्वेंस बताया कि सबसे पहले कॉलम नंबर 1 को सॉल्व कीजिए, फिर इसके डायगोनल एलिमेंट पे जाइए, फिर ये जो सीक्वेंस है एरो का, आप इसको अगर फॉलो कीजिएगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जैसे ये सॉल्व कर दिए फिर ये करिएगा फिर ये कीजिएगा तो उसमें दिक्कत बहुत कभी कभी ऐसे हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन में क्वेश्चन आंसर आ भी जाते हैं, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग को क्या करना है, तो टाइम को बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर जाएंगे से इसके डायगोनल एलिमेंट पे, फिर से नीचे आएंगे, फिर हम लोग चाहें तो इस एलिमेंट को कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, या फिर रो नंबर 1 से इसको हम लोग अप्लाई करके फिर नीचे आ जाएंगे, तो बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसे आए फिर ऐसे गए, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे आए फिर ऐसे आए, हो गया हमारा जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है वो जो ए मैट्रिक्स था उसको हमने किस में रिड्यूस कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, लेकिन ये जो है रिड्यूस होके एक ये नया मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है I इक्वल टू
हमने अभी पढ़ा हम लोग जैसे आगे जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए तो ऑलरेडी है ही, अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो डैट, या फिर हम लोगों ने ऊपर में लिखा है, ऊपर में सबसे इस क्वेश्चन स्टार्ट करते समय हमने लिख रखा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, और ये एट लास्ट जो है आपका ये ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ तक इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।